एक बहुत बड़े परिवार की महिला अपने बच्चे के लिए रोज स्कूल छोड़ने जाती थी और छुट्टी के वक्त स्कूटी से उसे लेकर के घर भी आती थी। लेकिन इसी बीच जब वो स्कूल जा रही थी तभी उसकी मुलाकात एक रास्ते में सब्जी का ठेला लगाए हुए था लड़का, उससे हो जाती है। वो लड़का देखने में काफी खूबसूरत था, हष्ट पुष्ट था। उसकी जब जवानी और तंदुरुस्ती को जब वो महिला देखती है तो उसके मन में कुल लालसा जाग जाती है, उससे बात करने का मन करता है। जब वो उस समय तो चली जाती है स्कूल के लिए, लौट करके जब अपने बच्चे को छोड़ करके आती है तब अपनी स्कूटी को उसी ठेले के पास रोक लेती है और उससे वार्तालाप करने लगती है। महिला भी काफी खूबसूरत थी, जवान थी। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं कि इंसान को अपने घर के पकवान में स्वाद नहीं आता, बाहर का चाहे कितना भी बेकार क्यों ना हो उसमें भी टेस्ट आता है। अब वो लड़का सब्जी का ठेला तो लगा रहा था लेकिन उस महिला की सुंदरता को देखता है, उसकी तरफ देखता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो महिला भी उस सब्जी वाले की तरफ आकर्षित हो जाती है। वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, फोन नंबर एक दूसरे को ले लेते हैं, दे देते हैं। फिर उनका संपर्क फोन के द्वारा होता रहता है। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता है और फिर उनकी वार्तालाप प्यार में बदल जाती है। फिर इस बात की भनक उस महिला के पति को लग जाती है कि हमारी जो पत्नी है वो किसी दूसरे के अफेयर में आ चुकी है, दूसरे के चक्कर में पड़ चुकी है। फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ क्या करता है, उन दोनों के बीच में कौन सी घटना घटती है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक बहुत ही पैसा वाला व्यक्ति था जिसका नाम राजीव था। राजवीर एक सरकारी विभाग में अधिकारी था, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अधिकारी की सैलरी कितनी होती है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन कमी थी तो केवल उसके पैसे को खर्च करने वाले की। उसके घर में कोई संतान नहीं थी, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था तीसरा उसके और उसकी पत्नी के अलावा जो उसके पैसे को खर्च कर सकता था, उसके पैसे का कोई सदुपयोग कर सकता था। परमात्मा की ना जाने कैसी रीत है, किसी के घर में पैसा है तो पैसे को खर्च करने वाला नहीं है और किसी के घर में खर्च करने वाला है तो उसके घर में पैसा नहीं है। तो किसी के लिए भूख है तो उसे खाने के लिए रोटी नहीं है और किसी के पास जब रोटी है तो उसके पास भूख नहीं है। ना जाने कैसी रीत भगवान ने बनाई है, ये किसी के समझ में नहीं आती। अब राजीव इसी बात को लेकर के बड़ा चिंतित रहता था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारी उम्र आधे से ज्यादा निकल चुकी लेकिन कोई संतान नहीं। समय के चलते चलते वक्त ने ऐसा करवट लिया कि उसकी पत्नी बीमार हो गई। उसने बहुत सारा इलाज कराया अपनी पत्नी का, लेकिन उसकी पत्नी ठीक नहीं हुई और उसका देहांत हो गया। जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया राजीव की, तब वह बहुत ज्यादा टूट जाता है और अकेलापन महसूस करने लगता है। वैसे भी उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अब वो पत्नी के सहारे रह रहा था, लेकिन पत्नी भी उससे जुदा हो गई। अब वो अकेला रह गया। अब सोच रहा है कि आखिर मैं क्या करूं, इतना सब कुछ है मेरे पास में, दौलत है, लेकिन इस दौलत का क्या करूं, मैं किसको दूं, कोई यूज करने वाला है ही नहीं। इस बात को सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। तब उसके मिलने वाले आस पड़ोसी होते हैं और उसकी उम्र लगभग 40 साल की हो चुकी थी। उसके आस पड़ोसी कहते हैं कि ऐसा करो भाई साहब, तुम्हारे घर में बस कमी है तो केवल संतान की औलाद की कमी है और पत्नी भी तुम्हारी अब रही नहीं, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी के द्वारा कोई संतान ही नहीं हुई थी, तो तुम ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो। अब तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं है, पत्नी होती तो शायद तुम्हें दूसरा विवाह करने से रोकती, लेकिन अब तो तुम अकेले हो, दूसरा विवाह कर लो। पहले तो वो मना करता है कि मैं आखिर दूसरा विवाह करके क्या करूंगा, मेरी उम्र 40 साल की हो चुकी है और कुछ दिन की बात है, बस दुनिया से जाना ही है। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम विवाह नहीं करोगे फिर तुम्हारे इस कारोबार को कौन संभालेगा, कौन इसे इस्तेमाल करेगा। ये बात उसकी समझ में आ जाती है और फिर वह एक नीलम नाम की लड़की से विवाह कर लेते हैं राजीव, क्योंकि नीलम जो थी वो भी एक अच्छी खासी लड़की थी, काफी खूबसूरत थी, दिखने में बहुत अच्छी हष्टपुष्ट थी। लेकिन उसके परिवार वालों ने लड़के की तरफ नहीं देखा। लड़का क्या, वो तो 40 साल के व्यक्ति थे,
लेकिन कुछ लोगों को मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। मेरा ये अनुभव है कि व्यक्ति चाहे दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, चाहे उसकी उम्र आधे से ज्यादा हो, लड़की का मेल मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन अगर उसके पास दौलत है या फिर वो किसी सरकारी विभाग में नौकर है, अधिकारी है, कर्मचारी है, तो लोग आंखें बंद करके अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देते हैं। लेकिन जो लोग विवाह करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, क्या दौलत ही साथ निभाएगी? लड़की का साथ तो लड़का निभाता है। अब जब तुम लड़की के मन का लड़का ही नहीं ढूंढोगे तो फिर उसकी जिंदगी कैसे कट पाएगी? बड़े बड़े अच्छे घरों से मैंने महिलाओं को जाते हुए देखा है, केवल इसी खातिर क्योंकि उनके वो लड़का पसंद नहीं आता। कभी कभी तो मैंने ऐसी स्थिति देखी है कि लड़का जब लड़की के साथ में जाता है तो लड़की को शर्म महसूस होती है कि कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। चलो ये तो अपनी अपनी समझ है, लेकिन इधर राजीव जब विवाह कर लेता है और अपनी पत्नी दूसरी पत्नी के साथ में बड़े आनंद से रहने लगता है, धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जब राजीव दूसरा विवाह कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी बीवी से भी उनके कोई संतान नहीं होती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अत सुंदर अत बांझ अत निर्धन अत गुणवान। जो महिला ज्यादा सुंदर होती है वो बांझ होती है, और जो व्यक्ति ज्यादा निर्धन होता है वो गुणी ज्यादा होता है, गुणी ज्यादा होता है, और वो अपने दिमाग को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता रहता है। ये बात मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। ये ज्यादा नहीं तो 30% तो जरूर लागू होती है। अब काफी समय बीत जाता है, राजीव अपनी पत्नी नीलम के साथ रहते रहते हैं, लेकिन बस फर्क इतना ही था कि वो 40 की उम्र पार कर रहे थे और नीलम 25 साल की अवस्था में थी। लेकिन इस उम्र के जो तगादा था, बस यही कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में दुखदाई बन जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और 5 सालें जब शादी को हो जाती हैं, तब भगवान की कहीं उन पर नजर होती है तो नीलम के द्वारा एक बेटा पैदा हो जाता है। बेटा जब पैदा हो जाता है, इधर तो उनकी उम्र 45 साल की हो गई थी, नीलम लगभग 30 के आसपास पहुंच चुकी थी। अब लड़का 5 साल का होता है, तब वो 50 साल की उम्र क्रॉस कर लेते हैं और वो 30 से ऊपर निकलती है। बस यही उनके बीच में जो उम्र का फर्क था, यही उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दुखदाई पल होने वाला है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। राजीव की शादी के 5 साल बाद उनके घर में एक बच्चा होता है। फिर वो बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है और राजीव की उम्र यूं ही 50 के लगभग पहुंच जाती है और उनकी पत्नी की उम्र 30 के पार होती है। अब 5 साल का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तब वो तो बुजुर्ग हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अपनी नौकरी से घर रहने लगते हैं क्योंकि 50 साल की उम्र काफी हो जाती है। अब उनकी पत्नी नीलम स्कूटी से अपने बच्चे को स्कूल लेकर के जाती है, स्कूल में छोड़ के आती है, फिर छुट्टी के वक्त उसे लेकर के आती है। धीरे धीरे यूं ही क्रम चलता रहता है। लगभग 1-2 महीना बीत जाता है। एक दिन नीलम जो थी अपने बच्चे के लिए स्कूटी पे बिठा करके स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, तभी उनकी नजर रास्ते में एक लड़का ठेले पर सब्जी बेच रहा था उस पर पड़ जाती है। अब वो लड़का जो था देखने में काफी खूबसूरत था, हष्ट-पुष्ट था। तब वो नीलम जो थी उसे कुछ दूसरी ही नजर से उसे देखने लगती हैं, सोचने लगती हैं कि ये लड़का बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा तंदुरुस्त है, क्यों ना इससे बात की जाए। साथियों, ये लोगों के अंदर गलत विचार जब ही आते हैं जब उन्हें घर से कुछ ना कुछ उनकी जीवन में, उनकी सुख सुविधाओं में कमी होती है। जब इंसान की अपने घर में जरूरतें पूरी होती रहती हैं, तब वो बाहर जरूरतें पूरी नहीं करता। जब उसे घर से कुछ ढील मिलती है, तभी वो इंसान कुछ ना कुछ बाहर करने लगता है। क्योंकि उनकी उम्र में इतना फर्क था कि वो 50 की उम्र क्रॉस कर चुके थे और नीलम 30 की उम्र क्रॉस कर रही थी। बहुत ज्यादा फर्क था। इसी बात को लेकर के नीलम जो थी अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन वो घर में इसलिए रुकी थी क्योंकि उनके पास दौलत बहुत सारी थी। अब तो उसका रुकना मजबूरी बन गया था क्योंकि उनके बीच में एक बच्चा भी पैदा हो चुका था। अब वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब उस लड़के से बात करने लगती है।
जब उसकी तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा सुंदर होता है। इधर स्कूल से लौट करके आती है तो वहीं स्कूटी रोक लेती है और उससे कुछ सब्जी खरीदने लगती है। सब्जी खरीदते खरीदते नीलम उसकी तरफ मुस्कुराती जाती है और वो लड़का भी उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। जब दोनों की हरकतें एक दूसरे को समझ आ जाती हैं तब वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं और नीलम अपना नंबर उस लड़के को दे करके कहती हैं कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। वे एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और नीलम अपने घर चली जाती है। फिर उनका सिलसिला फोन के द्वारा चलने लगता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और उनकी वार्तालाप प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद में फिर वो एक दूसरे से मिलने के लिए बात करते हैं। तब नीलम कहती है उस सब्जी वाले लड़के से, सुरेश से, कि सुरेश मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुमसे मिलना है। तब वो कहता है कि मैडम जी मैं कहाँ मिल सकता हूँ, मैं तो यहाँ परदेश में रहता हूँ और मेरा यहाँ पर घर भी नहीं है जो मैं तुम्हें अपने घर बुला सकूं। तुम बताओ, मैं तुम्हें उसी जगह मिल जाऊंगा। नीलम कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ। तब वो कहता है मैं तुम्हारे घर कैसे आ जाऊं, तुम्हारा पति भी होगा, तुम्हारे घर में और सदस्य होंगे। नीलम कहती है बस यही तो दुख की बात है कि मेरे घर में कोई दूसरा सदस्य नहीं है, केवल मेरा पति है, वो बूढ़ा है, पूरे दिन बैठा रहता है, उस पर कुछ काम धंधा होता नहीं है। फिर सुरेश कहता है मैडम जी फिर मैं कहाँ मिलूँ आपके लिए, आप ही बता दो। तब नीलम एक होटल में जाती हैं और होटल में जाने के बाद में उस होटल को एक दिन के लिए बुक करती हैं और फिर फोन करके अपने प्रेमी सुरेश को उसी होटल में आने के लिए कह देती हैं। कहती हैं कि मैं बच्चे को स्कूल छोड़ करके जब आऊंगी तो सीधी इसी होटल में आऊंगी और उधर से तुम आ जाना। सुरेश इस बात को सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। कहते हैं कि लोगों को अपने घर के भोजन का पकवान कम स्वाद आता है और बाहर के भोजन का स्वाद बहुत ज्यादा आता है। सुरेश इस बात को बड़ा सीरियस ले लेता है, बड़ा खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है कि अब तो मैं मैडम से मिलने के लिए जा रहा हूं। सुरेश इसी खुशी में समय से पहले पहुंच जाता है उस होटल में। इधर से मैडम अपने बच्चे को छोड़ करके उस होटल में पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद में जब वो दोनों रूम में पहुंचते हैं तब सुरेश जो था काफी हष्ट-पुष्ट था, तंदुरुस्त था, जवान था और नीलम भी जवान थी। वो होटल में पूरा दिन बिताते हैं और फिर सुरेश उस नीलम के लिए वो शारीरिक सुख प्रदान करता है जो उसे अपने पति से कभी नहीं मिला था। अब वो उस सुरेश की मर्दानगी को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और भी ज्यादा उसे चाहने लगती हैं कि मर्द हो तो ऐसा जिसने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब मैं तो चाह रही हूं कि मुझे ऐसा ही पति हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसा व्यक्ति मेरे साथ रहे जिससे मेरी हर जरूरतें पूरी होती रहें। क्योंकि मेरा पति तो बुढ़ा है, वो तो लगता ही नहीं है कि मेरा पति है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। बस शारीरिक सुख प्रदान करने के बाद में नीलम अपने घर चली आती हैं। अब वो सुरेश को फोन करके कहती हैं कि सुरेश 4-5 दिन हो गए हैं तुमसे मुलाकात नहीं हुई है, मेरा दिल बहुत ज्यादा कर रहा है कि तुमसे मुलाकात कर लूं, तुमसे मिल लूं, उसी दिन की तरह मैं अपनी मन की प्यास बुझा लूं। सुरेश कहता है मैडम जी अब आप ही बता सकती हो मैं कहाँ आपको मिल सकता हूं। तब वो कहते हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ। तो सुरेश कहता है कि मैं तुम्हारे घर कैसे आ जाऊंगा, तुम्हारा पति घर पर है, उसने मुझे देख लिया तो बात खराब हो जाएगी। वो कहती कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए भेज दूंगी और तुम आ जाओ। मेरा पति 7 बजे घर से निकलता है। अब सुरेश आकर के वहीं पर खड़ा हो जाता है उनके गेट पर नीलम के और फोन करता है। तब वो कहते हैं कि कुछ देर रुक जाओ, अभी मेरा पति घर से निकला नहीं है, जैसे ही निकलेगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। वो वहीं खड़ा होकर के इंतजार करने लगता है। इधर राजीव से उनकी पत्नी नीलम कहती है कि ऐसा करो कि आज बच्चे को स्कूल तुम छोड़ने चले जाओ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। राजीव कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं छोड़ आता हूँ। अब वो स्कूटी लेकर के अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और नीलम तुरंत सुरेश को फोन करके घर के अंदर बुला लेती हैं। अब जब अंदर बुलाती हैं तब कमरे में जाकर के वही जो उन्होंने होटल में सुख प्रदान किया था नीलम ने उस सुरेश के द्वारा, वही शारीरिक सुख मन की तृप्ति के लिए वो सुरेश के लिए अपने कमरे में ले जाती हैं और वही सुख प्रदान करती हैं। काफी समय बीत जाता है, 1 घंटा लगभग बीत जाता है। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है दोनों लोगों की, तब नीलम कहती हैं कि सुरेश ऐसा करो तुम जल्दी से घर से निकल जाओ, मेरा पति बच्चे को छोड़कर आने वाला ही होगा। तब वो कहते हैं ठीक है। अब वो जैसे ही अपने कपड़ों को पहन करके घर से निकलने वाला होता है तभी तक अचानक
नीलम का पति राजीव गेट पर आ जाता है, लेकिन सुरेश उसके पति को देख करके घबरा जाता है और रुकता नहीं है, एकदम से वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। इस बात को देख करके, ये दृश्य देख करके राजीव के मन में कुछ संदेह होता है कि मैं जब घर से निकल करके गया था तो ये व्यक्ति घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ था थोड़ी दूर पर, और जब मैं आया तो ये घर के अंदर था और घर से निकल करके जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तब वो अपनी पत्नी नीलम से पूछते हैं, राजवीर आखिर बात क्या है, तुम सच सच मुझे बता दो कि ये व्यक्ति कौन था। तब वो कहती है, ये व्यक्ति कोई नहीं था, ये सब्जी देने के लिए आया था और मैंने सब्जी मंगाई थी, इसी वजह से ये सब्जी देने आया। ये बात जब अपनी पत्नी के मुंह से राजीव सुनते तो हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि महिला के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास करना इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। चाहे तुम कितना भी प्यार करो, कितना भी दुलार करो, लेकिन अपनी पत्नी पर हमेशा नजर बनाए रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब धीरे धीरे ज्यों वक्त बीतता चला जाता है और वो सारे दिन फोन पर सुरेश से बात करती रहती है। सुरेश कहता है, मैडम जी आपने उस दिन घर बुला लिया, मैं तो बाल बाल बच गया, कुछ देर और नहीं कमरे से निकलता तो तुम्हारा पति रंगे हाथ पकड़ लेता। नीलम कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई, तुम डरो मत, अब हम तुम्हें घर नहीं बुलाएंगे, बाहर कहीं बुलाएंगे। तब राजीव अपनी पत्नी को घर से नहीं निकलने देता, बच्चे के लिए छोड़ने स्कूल जाता है और जब घर से बाहर जाता है तो कुंडी लगा करके जाता है, लॉक मार करके जाता है। उसकी पत्नी को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हमारा पति हमसे बहुत ज्यादा शक कर रहा है। सुरेश से कहा कि सुरेश देखो, हमारा पति घर से निकलने नहीं दे रहा है, अब हम तुम कैसे मिल सकते हैं और हमें तुम्हें मिलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए तुम ऐसा करो, हमारे पति को रास्ते से हटा दो, फिर हम तुम दोनों इसी मकान में, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है हमारे पति के पास, फिर हम तुम दोनों मिल करके इसी मकान में रहेंगे और तुम्हें सब्जी बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आनंद से जीवन कटेगा। सुरेश जब ये बात सुनता है तो वो घबरा जाता है कि मैं अपने हाथों से ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने कभी अपने हाथों से चूहा नहीं मारा, आज मैं इंसान को कैसे मारूंगा। वो डर जाता है क्योंकि वो गरीब परिवार से था और गरीब परिवार का जो व्यक्ति होता है उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में ही टाइम नहीं मिल पाता, वो भला इधर उधर उत्पाद करने में क्या उसे टाइम होगा, दिलचस्पी होगी। अब सुरेश जब डर जाता है तो उससे अपनी प्रेमिका से, नीलम से कहता है कि मुझे गांव जाना है और कोई जरूरी काम आ गया है, वहां मुझे 10-15 दिन लगेंगे, उसके बाद लौट करके आकर के मैं तुमसे बात करूंगा। वो कहती ठीक है चले जाओ तुम, और जब तुम जा रहे हो तो तुम्हें कुछ पैसे की भी जरूरत होगी। तब वो अपने पति का 1 लाख रुपए निकाल करके सुरेश को छत के ऊपर से गेट पर फेंक देती है और सुरेश वहीं से उठा करके उन 1 लाख रुपए को लेकर के अपने गांव चला जाता है। इधर नीलम बार बार फोन करती है सुरेश के लिए कि सुरेश अब तुम्हारी बहुत याद आ रही, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, और तुम्हें तो 15 दिन हो गए। सुरेश तुम रोज यही कह देते हो कि आज कल आऊंगा, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं, क्यों नहीं आ रहे हो। सुरेश कहता है, मैडम जी मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊं, फिर तुम्हारे पति का कत्ल करूं, और फिर आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि व्यक्ति कोई जुल्म करे और वो पकड़ा ना जाए, कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। मैं अभी अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, जो भी मेरी इनकम है सब्जी बेचता हूँ, कुछ दूसरा काम करता हूँ, उससे मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, और तुम्हारे पति को मार करके मुझे एक दिन जेल हो जाएगी, जेल में सड़ता रहूंगा और तुम भी जेल में पड़ी रहोगी, ना तो हम तुम मिल पाएंगे, ना हमारी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी, ना ये दौलत की जो तुम सपने देख रही हो ये दौलत तुम्हारी हो पाएगी। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा और तुम मुझसे आस छोड़ दो कि मैं तुम्हारे पति का मर्डर करके तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। ऐसे ही अगर तुमको सिलसिला चलाना है तो चलाती रहो। ये बात सुनकर के नीलम बहुत ज्यादा टूट जाती है, परेशान हो जाती है। इधर सुरेश उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है। नीलम बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती है अपने घर में, और फिर उसका मन जो है अपने प्रेमी से धीरे धीरे हट करके अपने ही पति में लगने लगता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, सुरेश ने कैसा किया, अच्छा किया या बुरा किया, या फिर नीलम ने अच्छा बुरा किया, ये अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कुछ हमारे श्रोता हैं जो नियमित रूप से हमारी वीडियो को सुनते हैं और कमेंट करते हैं, और हम श्रोताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि अपना नाम के साथ साथ अपना जिला जरूर लिखें, जिससे हमको ये ज्ञात हो सके कि आप किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, किस प्रांत से देख रहे हैं। हमारे कुछ श्रोता हैं अम्बा कुमारी
जिन्होंने अपना जिला नहीं लिखा है, ये हमारी वीडियो को देखती हैं और प्यारा सा कमेंट करती हैं। दूसरे श्रोता हैं हमारे वीरेंद्र वर्मा, तीसरे हैं ज्योतिलाल बंती, ये भी हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। और हमारे चौथे श्रोता हैं अरवेद खान, और हमारे पांचवें श्रोता हैं बीना साहू, और हमारे ये छठे श्रोता हैं दिनेश बघेल, सहसराम गांव के निवासी हैं और विजयपुर तहसील के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश से। ये सभी श्रोता हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखते हैं, प्यारा सा कमेंट करते हैं। आप भी अपना नाम वीडियो के अंत में बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और जिला लिख करके हमें कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। नमस्कार।